11वीं क्लास में जो हमारा फर्स्ट वॉल्यूम है वो कंप्लीट ही आएगा, यानी ग्रेविटेशन चैप्टर तक हमारा जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम है उसमें आएंगे S7 एग्ज़ाम में। तो उनका अब हम रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। सिलेबस जो आपको कंप्लीट करा दिया गया है उसका आप अपनी ओर से भी रिवीजन करते रहेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है फिज़िकल वर्ल्ड, ठीक है, उसका हम रिवीजन कर रहे हैं। तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो हमारे पास फिज़िकल वर्ल्ड वाला चैप्टर है, फिज़िकल वर्ल्ड, इसमें हमारे पास मेनली मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल फोर्स होते हैं, फंडामेंटल फोर्स, तो इन्हीं पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। और ये हमारे पास 4 टाइप के मैंने आपको बताया था फंडामेंटल फोर्स। एक होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ये मैंने आपको बताया था। दूसरा एक था आपका न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और तीसरा था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। और एक था आपका वीक फोर्स, वीक फोर्स, वीक फोर्स। ये थे आपके 4 टाइप के फोर्स। और इनमें मैंने आपको बताया था कि जो सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है वो आपका होता है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स ये आपका सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और जो सबसे वीक फोर्स होता है यहाँ वो होता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। वीक फोर्स सबसे नेचर में पाया जाने वाला जो फोर्स है वीक, वो कौन सा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। और स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये मैंने आपको बताया था। और इनमें अगर आप रेशो निकाल के देखेंगे तो रेशो आपका इस टाइप से आता है 1 रेशो 10⁻25, रेशो 10⁻36, रेशो 10⁻38, ठीक है, जाता है इस टाइप से रेशो निकाल के। ये ग्रेविटेशन वाला फोर्स है, ये आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स है, ये आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये आपका स्ट्रॉन्ग फोर्स, ये है। तो ये इनमें रेशो निकल जाता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इस रेशो में भी कि 10⁻38 पावर आ रही है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स आपका ये इसकी ओनली क्या है? 10⁻0, ये कह सकते हैं 1 है ओनली, ठीक है, एक ओनली नंबर 1 है। तो कितना बड़ा गैप है ये आप खुद सोच सकते हैं कि कहाँ तो 10⁻38 चल रही है और कहाँ ओनली 1 है, ठीक है। तो बहुत बड़ा गैप है, तो इसलिए हम इसे वीक फोर्स कह रहे हैं और इसे मैं क्या कह रहा हूँ? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कह रहा हूँ, ठीक। ये आपको याद रखना है। इनके बारे में मैंने आपको बताया था थोड़ा सा कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारे पास जनरली जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, या कोई बॉडी है हमारे पास इस अर्थ पर, तो उनके बीच में वर्क करेगा ये, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। और जनरली एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट ही कर रही है अपने ग्रेविटेशन फील्ड में, तो उनके बीच में फोर्स वर्क करता था। F=G m1m2/r², ये इसका फॉर्मूला होता था। ऐसे ही आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स आता था। ये फोर्स आपका वर्क करता था अगर कोई आपका न्यूक्लियस है तो उसमें जो आपके न्यूट्रॉन हैं, प्रोटॉन हैं, प्रोटॉन भी प्रोटॉन से कोई फोर्स ऐड कर रहा होगा, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन से भी किसी फोर्स से जोड़ रखा होगा, प्रोटॉन को न्यूट्रॉन से भी किसी ने कंबाइन कर रखा होगा। तो वो जो फोर्स थे वो आपके स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स वर्क कर रहे हैं, ठीक है। इसी टाइप से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये फोर्स वर्क करते हैं चार्ज पार्टिकल्स के बीच में। आपके चार्ज पार्टिकल्स अगर हैं कि हाँ भाई एक बॉडी पर चार्ज Q1 है, दूसरी बॉडी पर चार्ज Q2 है, तो वहाँ जो फोर्स वर्क करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होगा। और वीक फोर्स वहाँ वर्क करेंगे जहाँ न्यूक्लियस से आपका बीटा डीके होने वाला है, ठीक है, यानी कि रेडियो एक्टिविटी का जो प्रोसेस है उसमें जो रोल अदा करते हैं वो आपका वीक फोर्स होते हैं। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी मैं आपको बहुत डीपली पढ़ा चुका हूँ इन चीज़ों को पहले, तो उनको भी आप रिवीजन करेंगे। ऐसे ही इस चैप्टर में कुछ 2 टाइप की यूनिट होती हैं आपकी, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज़ होती हैं, एक डेराइव्ड क्वांटिटीज़ होती हैं। तो उनकी यूनिट भी होगी फंडामेंटल यूनिट और डेराइव्ड यूनिट, ठीक है। तो अगर आप क्या देखें क्या होगा, तो फंडामेंटल क्वांटिटी होंगी, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरी क्वांटिटी कौन सी आपकी? डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी, डेराइव्ड क्वांटिटी।
फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी 7 होती थी, और जो उनसे अदर यूनिट बची हुई हैं, जितनी भी क्वांटिटी बची हुई हैं, वो सब की सब जो होती हैं डेराइव्ड क्वांटिटी होती हैं। ठीक है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी जो अदर क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, उन्हें आप क्या बोलते हैं, उन्हें आप बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। और जिन्हें जो हमारे पर डिपेंड नहीं कर रही हैं उसे क्या बोलते हैं हम, तो उसका याद रखना है ना, डेराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन है, ये सब क्वांटिटी जितनी भी है सब डेराइव्ड है, तो इनका आप याद रखेंगे। और क्या है हमारे पास, सिस्टम होता है हमारे पास एमकेएस एक होता सिस्टम आपका, एक सीजीएस सिस्टम था आपका, और एक एफपीएस सिस्टम होता है आपका, और एक एसआई सिस्टम होता है आपका। तो एमकेएस सिस्टम जो होता है उसमें होता है मीटर किलोग्राम सेकंड यूनिट है, फुल फॉर्म है इसकी। सीजीएस की फुल फॉर्म होती थी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, एफपीएस की होती थी फुट पाउंड सेकंड, और एसआई की होती थी सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल। ये यूनिट के सिस्टम है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तीसरा, जो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर अगर आप पावर चढ़ा रहे हैं तो उन्हें बोलते थे आप डायमेंशन। डायमेंशन हमारे पास होमोजेनिटी का जो प्रिंसिपल है उसको फॉलो करती थी, उसके अकॉर्डिंग LHS इक्वल होगी RHS के, ठीक है, ये आपको बताया गया था। और जो हमारे पास कोई भी क्वांटिटी अगर है तो उसमें LHS और RHS की डायमेंशन इक्वल होनी ज़रूरी भी है फिजिक्स के अंदर। डेराइव कर सकते थे आप फॉर्मूला कोई भी, ठीक है, कोई कॉन्स्टेंट आप फाइंड कर सकते थे अगर A और B इस टाइप से दिए हुए हैं। और जो डायमेंशनलेस कॉन्स्टेंट पहले से आ रहा है ये आप लेकर आ रहे हैं प्रिपोर्शनल हटाकर, उसकी डायमेंशन फाइंड नहीं कर सकते आप इससे, ये आपको याद रखना था। तो इस चैप्टर में जो आपका ये डायमेंशन से रिलेटेड कंसेप्ट है, इस टोटल कंसेप्ट को आप एक बार देख लेंगे कि प्रेशर की डायमेंशन क्या है, फोर्स की डायमेंशन क्या है, एक्सेलेरेशन की डायमेंशन क्या है, किन क्वांटिटी की डायमेंशन सेम है, तो स्ट्रेन की, एंगल की, सॉलिड एंगल की, इनकी डायमेंशन नहीं होती। इनमें से आपको ये भी छांटना है अब कि किन क्वांटिटी की डायमेंशन तो है लेकिन यूनिट नहीं है, या किन की डायमेंशन भी नहीं है यूनिट भी नहीं है, या किस में हमारे पास डायमेंशन तो नहीं निकल सकती लेकिन यूनिट है। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। मान लीजिए आपका एंगल है, एंगल की डायमेंशन तो होती नहीं है लेकिन यूनिट होती है रेडियन, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो इस टाइप का आप रिवीजन स्टार्ट करेंगे इसका, और आज पहले चैप्टर को आप देखेंगे।